रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर लॉ ऑफ टॉट के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज इन टॉट। रेमेडीज इन टॉट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जुडिशियल रेमेडीज की फर्स्ट टाइम डैमेजेस को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम जुडिशियल रेमेडी की सेकंड टाइप इंजंक्शन और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ टॉट एक लीगल मैक्सियम यानी उबी जस इबी रेमेडियम पे डिपेंड करता है, जिसका मतलब ये है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। इसी लीगल मैक्सियम को देखते हुए हम ये कहते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ टॉट में एक वाइड रेंज ऑफ रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, जो कि जुडिशियल भी होती हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल भी होती हैं। जुडिशियल रेमेडीज ने हमें 3 टाइप्स की दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट डैमेजेस है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, और सेकेंडली हमारे पास इंजंक्शन है, जो कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं इंजंक्शंस क्या होता है। इंजंक्शन कोर्ट का एक और ऐसा ऑर्डर होता है जो कि किसी भी काम को करने के लिए दिया जाता है कि ये काम किया जाए, या फिर किसी भी काम को ना करने के लिए दिया जाता है, यानी कि ये काम जो हो रहा है इसे रोक दिया जाए, इसे फर्दर कर जाए। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे तरफ जाऊं तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एन इंजंक्शन इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिस्ट्रेनिंग द कमीशन, repetition or continuation of a wrongful act if such act of the defendant is causing damage or continue damages to the plaintiff। ठीक है, एक ऐसा काम एक जो कि जिसके करने से किसी भी पर्सन का नुकसान हो रहा है, उस काम को ना करने से, उस काम को करने से रोकने के लिए, या फिर एक ऐसा काम जिसको अगर आप नहीं कर रहे और उससे किसी भी शख्स का नुकसान हो रहा है, तो उस काम को करने के लिए जो ऑर्डर पास किया जाता है कोर्ट का, वो इंजंक्शन ऑर्डर कहलाता है। अब इसकी एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें मजीद ये अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए रेंट्स एन अपार्टमेंट टू बी, अगर ए अपना अपार्टमेंट बी को देता है रेंट पे, हु इज अ टेनेंट, जाहिर है बी क्या है, टेनेंट पर्सन कहलाएगा, एंड बी फेल्स टू पे द रेंट, और बी जो है वो रेंट पे नहीं करता, देन ए में रिक्वेस्ट द कोर्ट टू ग्रांट एन इंजंक्शन अगेंस्ट द टेनेंट टू कंटिन्यूज यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो बी क्या कर, एक कोर्ट में जाता है और ये कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि आप एक ऐसा इंजंक्शन ऑर्डर पास करें जिससे जो है वो बी उसकी प्रॉपर्टी को मजीद यूज ना करे और उसे खाली कर दे। इसको दोबारा से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एक पर्सन है, ठीक है, जिसने अपना अपार्टमेंट बी को रेंट पे दिया है। अब बी क्या करता है, वो उसे रेंट पे नहीं करता। ए क्या करेगा, ए ऑब्वियसली कोर्ट में जाएगा, केस फाइल करेगा और कोर्ट से ये कहेगा कि आप मुझे फाइनल डिसीजन आने से पहले पहले एक ऐसा ऑर्डर पास कर लें कि बी जो है वो मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो अपार्टमेंट है, वो उसे मजीद यूज़ ना करे, उसे खाली कर दे। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर जो कि कोर्ट किसी भी काम की रोकने से के लिए देता है, वो ये हमारे पास इंजंक्शन ऑर्डर कहलाता है। अब आते हैं काइंड ऑफ इंजंक्शन पे, जो कि हमारे पास इसकी 3 काइंड्स हैं। नंबर 1 टेम्परेरी इंजंक्शन, सेकंड वन इज मैंडेटरी इंजंक्शन, एंड द लास्ट वन इज परमानेंट इंजंक्शन। अब हम 1 बाय 1 करके, हमारे पास फर्स्ट टाइप है टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन को समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए एक मर्चेंट है जिसकी एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। ए की फैक्ट्री के सामने एक दूसरी फैक्ट्री बी है, और उसके वर्कर्स जो है ए की फैक्ट्री के सामने जो है वो एक कचरा यानी कि वेस्टेज डंप करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो है अल्टीमेटली जो है वो जो फूड होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है ए की फैक्ट्री का। इसलिए ए क्या करते हैं, ए सूट फाइल करते हैं अगेंस्ट बी, और उसमें वो कोर्ट से
रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ऐसा टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जाए जिससे जो है बी को प्रिवेंट किया जाए, बी को रोका जाए कि वो फर्दर जो है वो यहाँ पे कचरा ना फेंके, वेस्ट डंप ना करे, ताकि मेरा मज़ीद नुकसान होने से मैं बच सकूं। तो इस तरह का जो भी ऑर्डर कोर्ट पास करेगा वो हमारे पास टेम्परेरी ऑर्डर कहलाएगा, और टेम्परेरी ऑर्डर उस वक्त तक वैलिड होता है जब तक के कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता हैं टेम्परेरी इंजंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेरी इंजंक्शन एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट किसी भी काम को जो है रोकने के लिए पास करता है। इसकी वजह ये होती है कि जो भी लॉस हो रहा है, जो अल्टीमेटली लॉस हो रहा है किसी भी रॉन्गफुल एक्ट से, उससे जो है वो फौरी तौर पे बचा जा सके और किसी इंडिविजुअल के राइट को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। टेम्परेरी इंजंक्शन हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा कोई ऑर्डर आता है या फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट आता है तो ये जो इंजंक्शन ऑर्डर होता है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं इंजंक्शन की सेकंड टाइप की तरफ, जो कि हमारे पास है मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन बेसिकली उस सूरत में ग्रांट किए जाते हैं जबकि कोर्ट जो है वो किसी भी काम को करने के लिए जो है वो ऑर्डर पास करता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने आपके घर के सामने जो है एक गड्ढा खोद दिया, जिससे जो है आपको आने जाने में बहुत परेशानी का सामना हो रहा है। तो कोर्ट जो है एक ऑर्डर पास करेगा और ये कहेगा कि इस घड़े को फौरी तौर पे जो है वो आप फिलअप करें ताकि ये जो कंटिन्यू रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है ये ख़त्म हो सके। तो हमारे पास जब भी मैंडेटरी इंजंक्शन ऑर्डर दिया जाता है वो बेसिकली किसी भी पॉजिटिव एक्ट को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। इसकी एक ये जो ऑर्डर होते हैं ये बहुत ही हर्ष होते हैं और इन ऑर्डर में कोर्ट किसी भी को फेवर नहीं करता, बल्कि कोर्ट जो है इमीडिएट ऑर्डर पास करता है कि ये काम आपने फौरी तौर पे करना है। इसके एक एग्जांपल ये है कि अगर कोई शख्स आपकी बिल्डिंग पे, आपकी लैंड पे एक इलीगल बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है, या उसका स्ट्रक्चर बन चुका है, तो कोर्ट ये फौरी तौर पे ऑर्डर करेगा कि इसको फौरी तौर पे रिमूव कर दिया जाए। तो जब भी हम मैंडेटरी इंजंक्शन की बात करते हैं तो मैंडेटरी इंजंक्शन उस सूरत में दिए जाते हैं जब कोर्ट को कोई भी पॉजिटिव काम करवाना हो और वो फौरी तौर पे उस पर अमल करवाना हो, तो ऐसे ऑर्डर पास किए जाते हैं। अब हम आते हैं इंजेक्शन की लास्ट टाइप, जो कि है हमारे पास permanent injection. A permanent injection is one that is delivered at the time of the final judgment, and there is more often than not prevent for a longer period of time. In this scenario, the defendant is permanently restrained from the commission of an act or the absence from the commission of an act which would defeat the interest of the plaintiff. देखिए ये जो टाइप है इंजंक्शन की, ये एट द टाइम ऑफ फाइनल जजमेंट ऑफ द केस जो है वो दिया जाता है, जिसमें जो रॉन्ग डूअर है उसे रिस्ट्रेन किया जाता है कि वो ये काम किसी भी सूरत में कभी भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक हम नेक जिन्हें जॉब से फायर कर दिया जाता है, अब वो कॉर्पोरेशन को जो है वो स्टेट करते हैं कि मैं कॉर्पोरेट के जो भी सीक्रेट्स हैं उन्हें पब्लिक कर दूंगा। अब कॉर्पोरेशन क्या करती है, वो एक इंजंक्शन ऑर्डर एक केस फाइल करती है जिसमें जो है वो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करती है कि आप जो है एक ऐसा इंजंक्शन ऑर्डर पास करें जिससे जो है वो नेक को कॉर्पोरेट के सीक्रेट्स जो है वो डिस्क्लोज करने से रोक दिया जाए। क्योंकि अगर वो ये सीक्रेट्स जो है वो डिस्क्लोज कर देते हैं जिसमें कंपनी के जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो अगर पब्लिक हो जाती है तो उससे कंपनी को सीरियस लॉस पहुंच सकता है। तो कोर्ट जो है इस कंडीशन में एक प्रिलिमिनरी इंजंक्शन ऑर्डर पास करते हैं जिसमें नेक को ये रोका जाता है कि वो ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसे डिस्क्लोज ना करे। आफ्टर द हियरिंग ऑफ द केस, जब पूरा केस जो है वो कोर्ट सुन लेती है और फाइनल डिसीजन में ये चीज़ शो हो जाती है कि नेक को
जो कंपनी से फायर किया गया था वो उनके जो है वो बिहेवियर यानी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से जो है वो फायर किया गया था। और नेक के पास जो भी कंपनी के सीक्रेट्स हैं वो उसमें जो है वो जो पब्लिक है उसका मतलब वो उसको अगर हम पब्लिश कर भी दें तो उसमें पब्लिक वेलफेयर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये होगा कि कॉरपोरेशन को उससे लॉस हो सकता है। तो इस कंडीशन में फिर जज जो है वो एक परमानेंट इंजंक्शन जो है वो पास करते हैं, जिसमें जो है वो नेक को ये कहा जाता है कि आप ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज करते हैं तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल और सिविल चार्ज जो है वो इम्पोज हो सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं रेमेडी की सेकंड टाइप, जो कि हमारे पास है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज वो रेमेडीज होती हैं विच आर अवेलेबल टू अ पार्टी इन सर्टेन केसेस ऑफ के टॉट बाय हिज ऑन एक्ट अलोन। यानी अपनी मदद आपके तहत जो रेमेडीज आपको अवेलेबल होती हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स आपके ऊपर हमला कर रहा है, ठीक है, और आप उसको अगर जो है वो रोक देते हैं तो वो आपके पास एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी मौजूद है कि अगर कोई आपके पास आपके ऊपर हमला कर रहा है, आपको मार रहा है, तो आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर कोई शख्स रॉन्गफुली आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है तो आप उसको जो है वो अपनी लैंड से निकाल सकते हैं। इसी अगर कोई शख्स आपसे जो है वो आपकी कोई भी चीज़ उस वो आपसे रॉन्गफुली ले लेता है तो आपके पास ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी अवेलेबल है कि आप उससे अपनी चीज़ वापस ले सकते हैं। इसके बाद है अबेटमेंट। अबेटमेंट दिस पर्टिकुलर रेमेडी इज अवेलेबल इन केस ऑफ न्यूसेंस। अगर कोई भी चीज़ जो कि आपके लिए न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, हर्डर क्रिएट कर रही है, तो आप जो है उसे रिमूव कर सकते हैं, अबेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत बड़ा सा पत्थर जो है वो आपके जो वे है घर के सामने वो रख दिया जाए तो आपके पास ये रेमेडी मौजूद है कि आप उस पत्थर को वहाँ से हटा सकते हैं। या फिर अगर कोई भी आपकी जो है वो एक सोसाइटी है उसमें अगर कोई शख्स है उसने परमानेंटली एक जो है वो एक क्या कहते हैं एक टेंट वगैरह लगा दिया है और एक कुछ हर्डल्स रख दी हैं जिससे जो है वो आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो आप इस कंडीशन में उस जो भी वो चीज़ है जो आपके लिए न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसे आप रिमूव कर सकते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी आपके पास मौजूद है। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी जब भी हम अवेल करते हैं इसकी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ये है कि इसके लिए आप जो भी फोर्स यूज़ करेंगे वो रीज़नेबल फोर्स होनी चाहिए। ठीक है। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी जब भी हम बात करते हैं उसके लिए तो आपको जो भी आप फोर्स उसके लिए यूज़ करेंगे वो रीज़नेबल फोर्स होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आप अगर कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर देता है, आपके जो है वो लैंड में जो है वो एंटर हो जाता है तो आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए आप जो फोर्स यूज़ करेंगे वो रीज़नेबल होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप सेल्फ डिफेंस की रेमेडी ले रहे हैं तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी आप जो फोर्स यूज़ करेंगे वो जस्टिफाइड होनी चाहिए, अंडर द लॉ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी शख्स ने आपको स्लैप किया और आपने उसको शूट कर दिया। दिस इज़ नॉट दी सेल्फ डिफेंस रेमेडी। सेल्फ डिफेंस के लिए आपको रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसको हम अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि अंडर द लॉ we have large range of remedy which is depend upon the principle of ubi jus ibi remedium। लॉ के तहत हमारे पास एक बहुत ही वसी रेंज ऑफ रेमेडीज मौजूद है जो कि एक प्रिंसिपल यानी कि डिपेंड करती है लीगल मैक्सियम पे जो हमारे पास है उबी जस्ट इबी रेमेडियम, यानी जहाँ पे राइट होगा, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ठीक है। बट दीज रेमेडीज कैन बी अवेल्ड if inappropriate or inexpensive justice is provided by the state, in the absence of which people will prefer not to knock the door of justice to claim the remedy। राइट। मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद
पसंद आया होगा। आज के नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डिस्चार्ज ऑफ टॉट के हवाले से पढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन में आज के लेक्चर के हवाले से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।